नमस्कार दोस्तों जियो जर्नी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सुनामी के पार्ट 2 के बारे में। इससे पहला जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी सुनामी के पार्ट 1 के बारे में। मतलब उसमें बात की थी कि सुनामी किस प्रकार उत्पन्न होती है और कितनी वो विनाशकारी हो सकती है। उसके साथ हम लोगों ने देखा था कि इसके कारण क्या क्या है, किसके कारण ये इतनी विनाशकारी है, कैसे कैसे ये उत्पन्न होती है और कौन कौन से एरिया के सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी किसकी इंपॉर्टेंस की, बट आज हम बात करेंगे इसके और आगे जो फर्दर एडवांस जो इसका डिप्लोमा या डिग्री होती है उनके लिए, या फिर इसकी और ज्यादा गहराई से अध्ययन करेंगे। और आज हम बात करेंगे इसके जो कॉन्सिक्वेंस हैं वो क्या हैं, और उसकी जो कोई भी सुनामी आती है, कोई भी सुनामी वेव्स आती है, तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या क्या क्या हम तरीके अपना सकते हैं, और हमारी ज्योग्राफी में ये किस प्रकार लाभकारी है। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि भारत ने और विश्व में ऐसे कौन कौन से सूचना प्रणाली तंत्र है जिसके कारण हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी 2004 की जो सुनामी थी उसके केस स्टडी करते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो हमारी 2004 की जो सुनामी थी, जो हिंद महासागर के अंदर उत्पन्न हुई थी, वो हिंद महासागर के अंदर उत्पन्न होने का कारण क्या था दोस्तों? तो जो हमारी हिंद महासागर के अंदर जो सुनामी उत्पन्न हुई थी, वो जो मेनली बेसिकली ये जो सुमात्रा, इंडोनेशिया का जो सुमात्रा आइलैंड है, उस आइलैंड के नजदीक ये उत्पन्न हुई थी, इसका ये जनरेट हुई थी। उसका कारण क्या था? हम लोगों ने जब प्लेट टेक्टोनिक के बारे में बात की, जब हम लोगों ने प्लेट विवर्तनिक के बारे में बात की, तो हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी वर्ल्ड है, जो उसको अंदर बेसिकली 7 बेसिकली मेन और बड़ी प्लेटें हैं और कुछ माइनर प्लेटें हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो छोटी प्लेटें हैं वो बनती कैसे हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो मैं इसका लिंक आपको इसके इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा और आप देख सकते हैं। हम बात करते हैं कि ये जो 7 प्लेट थी उससे छोटी प्लेटें बनती। उन छोटी प्लेटों का बनने का कारण क्या था कि बड़ी प्लेटों की स्पीड कम है, और स्पीड कम होने के साथ साथ उनका जो टकराव है उसके कारण ये छोटी प्लेटों में कन्वर्ट हो जाती। तो ऐसी ही एक छोटी प्लेट जो इंडियन प्लेट है और जो हमारी यूरेशियन प्लेट है उसके बीच में है, कौन सी? उसको बोलते हैं बर्मा प्लेट। वो बर्मा प्लेट कौन सी है? ये आप देखोगे, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो बर्मा प्लेट का मैंने अलग से आपको हिस्सा दिखाया है कि ये जो प्लेट है यहां से लेके और यहां तक की जो प्लेट है का जो पार्ट है, ये बर्मा प्लेट है। मतलब छोटी सी प्लेट है, माइनर सी प्लेट है। अभी हाल ही फिलहाल में हम लोगों को पता लगा है कि ऐसी भी एक प्लेट है। और ये देखोगे कि ये 7 हमारी मेन प्लेटें हैं, और इनके अंदर आप इसकी डायरेक्शन भी देख सकते हैं कि वो किस किस प्रकार से किस किस साइड पर वो मूवमेंट कर रही है। तो 2004 की जो सुनामी थी वो बेसिकली भूकंप से संबंधित थी कि जो हमारा इंडियन ओशियन है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 9.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, जिसके कारण जो हमारी तरंगे थी वो 30 फीट से भी ऊपर और 50 फीट से भी ऊपर तक चली गई, जिसके कारण जो पूरा का पूरा इंडियन ओशियन है, मतलब अगर देखें सुमात्रा से लेके और हॉर्न ऑफ अफ्रीका जहां पर हम लोग देखेंगे कि इथोपिया और जैसे देश है, वहां तक इसने जो सुनामी थी उसके प्रभाव को देखा गया था। और इसी के अंदर हम लोगों ने देखा था कि इस भूकंप से संबंधित सुनामी का कारण भारत के अंदर भी, तमिलनाडु के अंदर भी अप्रोक्सीमेटली 10,000 लोग मरे थे। तो इसका मेन कारण क्या था कि ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है मतलब बर्मा प्लेट है, और ये हमारी इंडियन ओशियन है, जो इंडियन प्लेट है। तो इसका मेन कारण क्या था कि ये जो यहां से लेके और यहां तक का जो पार्ट है वो सबमर्ज पार्ट है। मतलब इंडियन प्लेट हम लोगों ने देखा कि बड़ी प्लेट है और ये छोटी प्लेट है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हैवी प्लेट होगी और हल्की प्लेट के नीचे वो सबमर्ज कर जाएगी, सबडक्शन हो जाएगा, मतलब इस प्रकार की घटना होगी। आप देखेंगे कि ये हमारी इंडियन प्लेट है, ये हमारी इंडियन प्लेट है, और ये क्या है? हमारी बर्मा प्लेट है। तो इंडियन प्लेट बर्मा प्लेट के अंदर नीचे की ओर सबमर्ज हो रही है, और ये जो सबमर्ज का पार्ट है ये यहां से लेके और यहां तक अप्रोक्सीमेटली 2400 किलोमीटर
2400 किलोमीटर का एक फॉल्ट है, एक दरार है, जहां पर इंडियन प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे जा रही है। और आप यहीं पर देखोगे कि ये हमारा सुमात्रा है, ये हमारा सुमात्रा है और हमारा इंडोनेशिया है। आप देखोगे कि इसके नजदीक ये प्लेट बाउंड्री होगी और यहां पर भी प्लेट क्या जा रही है, एक दूसरे के नीचे जा रही है, इंडियन प्लेट नीचे जा रही। तो 2004 में ऐसा क्या हुआ कि सुनामी आई। तो आप देखोगे कि ये जो हमारा 2400 किलोमीटर का एरिया था, ये जो हमारा 2400 किलोमीटर का एरिया था, मतलब ये 2400 किलोमीटर की जो लंबाई का ये जो पार्ट था, जहां पर इंडियन प्लेट इस प्लेट के नीचे जा रही है, तो क्या हुआ, अप्रोक्सीमेटली 1200 किलोमीटर, यहां पर 1200 किलोमीटर के पास एक क्रैक आ गया, एक दरार आ गई। और दरार आने के कारण ये जो पार्ट है, जो नीचे का पार्ट है, ये ऐसे था ना, ये इसके नीचे जा रही थी, सबमर्ज कर रही थी। तो ये जो पार्ट था 2400 का, उसमें से 1200 किलोमीटर का जो पार्ट था, वो पूरे के पूरा अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर तक ऊपर उठ गया। मतलब ये जो इसके अंदर सबमर्ज कर रही थी, ये वाला पार्ट जो सबमर्ज कर रहा था, और ये जो पार्ट था हमारा, ये जो दरार थी, ये सीमा थी, इसकी आधी सीमा, मतलब ये तो नीचे चली गई, ये तो नीचे चली गई, पर ये जो थी ये इसके ऊपर उठ गई। क्या होगी, ये ऊपर उठी। ऐसे होगा ना, मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो ये प्लेट थी, कौन सी, बर्मा प्लेट थी, और ये इंडियन प्लेट थी। तो इंडियन प्लेट ने क्या किया कि जो ये 2400 किलोमीटर की लंबाई थी, तो इसमें क्या हुआ कि 1200 किलोमीटर तो सबमर्ज कर गई, उसके अंदर चली गई। बट ये क्या हुआ कि ये प्लेट ऐसे डिवाइड होगी, मतलब 1200 किलोमीटर नीचे रहेगी और 1200 किलोमीटर ऊपर की तरफ उठेगी। अब जब ऊपर की तरफ उठेगी, और ये जो उठाव था, ये जो उठाव था, जो मेरी उंगली हिल रही है, ये जो उठाव था, ये अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर तक का, या 10 फीट तक का ये उठाव था। और जब ये 10 फीट तक का उठाव हुआ, ये ऊपर की तरफ उठी, तो इसके ऊपर का जो पानी था, उसके कारण सुनामी उत्पन्न हुई। और 9.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप हुआ, जिसके कारण हमारी जो 2004 की थी सुनामी थी, वो उत्पन्न हुई थी। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो नेशनल ज्योग्राफी हो, जो डिस्कवरी है, डिस्कवरी ने क्या किया था कि 4 महीने बाद जब ये सुनामी आई, उस सुनामी के 4 महीने बाद उन्होंने एक सर्च अभियान भेजा, और उस सर्च अभियान में उन्होंने देखा कि ये वाला जो पार्ट है, यहां पर जो पार्ट है, ये आप देख रहे हैं कि ये जो सबडक्शन जोन है, ये जो सबडक्शन जोन है, जब यहां पर सर्वे हुआ तो पता लगा कि ये जो पार्ट था, यहां से यहां तक का जो 1200 किलोमीटर का अप्रोक्सीमेटली पार्ट था, वो ऊपर उठा था 10 मीटर तक। अब 10 मीटर तक जब ऊपर उठा था, तो जिसके कारण सुनामी आई। और ये क्या था, ये देखो, आप इसमें और अच्छे से क्लियर करके देख सकते हैं। उसके कारण 2,20,000 ऑफिशियल आंकड़े हैं, अप डाउन भी हो सकते हैं, बट एक एवरेज माने तो 2,20,000 के अप्रोक्सीमेटली लोग वहां पर मर गए थे, या फिर वो फिर समुद्र के अंदर समा गए थे। और लाखों करोड़ों, अगर मैं कहूं तो अरबों रुपए का नुकसान हुआ था। अगर इसी सुनामी को हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें कि भारत में कितना नुकसान हुआ था, तो भारत में अगर आप देखोगे, भारत के अंदर अगर आप देखेंगे, तो भारत के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10,000 लोग सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु के अंदर इससे प्रभावित, और 5,640 लोग मिसिंग थे, मतलब वो मिले ही नहीं, वो समुद्र में तैरते रहे। इसकी अब बहुत सारी वीडियो भी मिल जाएंगी, कुछ वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ फोटो आपको दिखाऊंगा। बट इससे सिर्फ भारत ही प्रभावित नहीं हुआ 2004 के सुनामी के कारण, इसके कारण अन्य देश भी प्रभावित हुए, जिसके कारण बर्मा, मतलब म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, और उससे अलग जो हॉर्न और अफ्रीका था, वहां तक के देश थे, वहां पर इस सुनामी के प्रभाव को देखा गया, इस प्रभाव को महसूस किया गया। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर, या मैं कहूं 30 से 35 फीट
जो 30 से 40 फीट तक ऊंचाई की क्या हुई, वेव्स उठी, तरंगे उठी, ये आप देख सकते हैं। और इसके कारण ये देखिए आप कि इसके कारण ये पूरे का पूरा जो इंडोनेशिया का जो सुमात्रा शहर था वो बर्बाद हो गया। आप इससे देख भी सकते कि ये अगर आप दूर देखें ध्यान से तो इस ऊंचाई पर आप देख सकते कि ये बिल्डिंगों का कोई अस्तित्व नहीं था। और हम लोगों ने जब इसके प्रभाव को देखा था तो हम लोगों ने देखा था कि इतनी ऊंची हो जाती कि इसके सामने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कोई हैसियत ही नहीं रहती। इसका एक और एग्जांपल अगर मैं बताऊं, 2011 की जो सुनामी थी हमारी जापान के अंदर आई थी, उसके अंदर जो फुकुशिमा रिएक्टर था जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग था जापान का, वहां भी लीकेज हो गई थी। तो इस पानी का बहाव, इसकी स्पीड, मैंने आपको स्पीड के बारे में बताया था, 10 से 30 माइल पर घंटे की स्पीड से ये बहती हैं। और इसकी ऊंचाई से आप देख सकते हो कि इसके सामने कुछ भी नहीं होता। इसका एक आपको मैं अगर वो दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि इसके प्रभाव के कारण ये इसके ओरिजिनल पिक्स हैं, ओरिजिनल फोटो हैं। आप देखोगे कि कितनी ऊंचाई तक ये सुनामी उठी थी और इसके कारण ये सारा का सारा तबाह हो गया। सेकंड पिक्चर में आप देखिए, और थर्ड जो पिक्चर है ये थाईलैंड की है। थाईलैंड में जब सुनामी आई तो किस प्रकार से प्रभाव डाला था ये देखिए। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये सुमात्रा की ही फोटो है, सैटेलाइट फोटो है। पहले ये इस प्रकार का था और जैसे ही सुनामी आई उसने सारा के सारा इसको बर्बाद कर दिया। इस पिक के अंदर, इस फोटो के अंदर, पिक के अंदर आप बेसिक डिफरेंस देख सकते हैं कि वो जो 10 मीटर ऊंची जो सुनामी थी, उस सुनामी ने पूरे के पूरे शहर को बिल्कुल तबाह कर दिया था और एक खाली मैदान में कन्वर्ट कर दिया था। ये देख सकते हैं आप। इस प्रकार का प्रभाव हमारा 2004 की सुनामी का हुआ था। अगर ऐसा प्रभाव सुनामी डालती है तो इसको क्या रोका जा सकता है? तो दोस्तों इसको रोकना तो इम्पॉसिबल है, सुनामी को तो रोकना इम्पॉसिबल है, बट इसके जो कॉन्सिक्वेंस है, जो इसके नकारात्मक प्रभाव है, उनको हम रोक सकते हैं, उनको हम कम कर सकते हैं। तो उसको कैसे कम कर सकते हैं? अगर हम लोगों को पता लग जाए कि सुनामी आने वाली है तो हम इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। अब और इसके प्रभाव को कम करने के लिए ऐसी क्या तकनीक है कि क्या किस प्रकार से हम इसके प्रभाव को कम किया करें? तो अगर आप देखें कि 2004 तक भारत के अंदर ऐसा कोई यंत्र जो मतलब सुनामी की भविष्यवाणी, कोई यंत्र नहीं था जिससे हम भविष्यवाणी कर सके कि सुनामी आने वाली। बट उसके बाद भारत ने महसूस किया, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टेट कोस्टल स्टेट हैं और जिनकी जो जनसंख्या है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से महासागरों पे या सागरों पे टिकी हुई है। तो इसके कारण अगर कोई भी ट्रेजेडी होती, कोई भी सुनामी होती, तो पूरे का पूरा स्टेट, पूरे के पूरे 8 से 10 स्टेट जो हमारे वो बर्बाद हो सकते, तबाह हो सकते हैं। और ये वो स्टेट है जो हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। तो भारत ने क्या किया कि एक जो सुनामी सूचना प्रणाली यंत्र था उसको स्ट्रॉन्ग किया। अब उसके बारे में भी बात करेंगे, पर हम देख लेते हैं कि ये जो सूचना प्रणाली यंत्र है ये काम कैसे करता है, किस प्रकार से ये काम करता है। अब इसके काम करने का बेसिकली एक प्रोसीजर है। कोई अगर फंडामेंटल मैं आपको बताऊं तो हम लोग देखेंगे कि अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने थोड़े से दिन पहले एक चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। बट उससे पहले जो भारत सरकार है उसने GSAT-30 तक के जो सैटेलाइट है या ईओस है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, उसके बाद कार्टोसैट हैं, या बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट छोड़े जिनका काम क्या है, कम्युनिकेशन करवाना, जिसके कारण क्या है कि सूचनाओं का आदान प्रदान करना। अब कई बार बोल देते हैं कि लोग इनकी जरूरत क्या है, कि देश के अंदर जो गरीबी है उसको पहले मिटाओ। ये बेसिक डिबेट का कारण बहुत बार बनता है कि भारत सरकार को इनके ऊपर पैसा लगाने के बजाय गरीबों को भोजन देना चाहिए। आज हम उसकी इंपॉर्टेंस भी देखेंगे कि इन सैटेलाइट के कारण कितने लोग गरीब होने से बच जाते हैं और कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो डार्ट के बारे में बात करते हैं, जो बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक स्ट्रक्चर है कि किस प्रकार से किसी सुनामी के प्रभाव को हम लोग रोक सकते हैं। तो किस प्रकार रोक सकते हैं? तो आप देखोगे कि 3 प्रकार के यंत्र इसमें होते हैं। तो एक तो समुद्र की गहराई में एक यंत्र होता है जिसको BRP बोलते हैं, बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर, BRP। ये क्या होता है? एक BRP होता है। और ये BRP, पहला यंत्र ये होता है। सेकंड यंत्र ये एक फ्लोटिंग
एक तस्करी नुमा जो समुद्र की सतह के ऊपर तैरता रहता है। तो ये बीआरपी क्या करता है कि जैसे ही सागर के तल के अंदर कुछ भी किसी भी प्रकार की हलचल उत्पन्न होती है, उस हलचल के कारण दोस्तों ये जो डाटा है ये साउंड वेव्स के रूप में यहां पर जो फ्लोटिंग कर रहा है कोई भी एक ऐसा क्षेत्र या फिर एक ऐसी मशीनरी जहां पर जो किसी बीआरपी से ही जुड़ा होता है या बीआरपी से थोड़ी सी दूरी पर होता है, फ्लोटिंग करता रहता है, जहां पर ये साउंड वेव्स के रूप में सूचना भेज देता है कि हम पृथ्वी जो समुद्र है उसकी आंतरिक गहराई में कुछ हलचल हुई है, जिसके कारण क्या होता है कि सुनामी उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद ये जो डाटा है यहां पर ये जो फ्लोटिंग मशीनरी है ये क्या करती है कि इस डाटा को सैटेलाइट में भेज देती है। ये हमारा सैटेलाइट, यहां से डाटा यहां पर साउंड वेव्स के रूप में गया और उसके बाद यहां से यहां तक डाटा रेडियो वेव्स के रूप में गया, और उसके बाद ये डाटा हमारे जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो कैप्चर करते हैं, और उसके बाद ये डाटा कहां पर भेज दिया जाता है, जो हमारे सूचना प्रणाली यंत्र है, जो हमारे भूकंप सूचना प्रणाली यंत्र है, या फिर जो हमारे सुनामी के बारे में बताते हैं कि सुनामी आने वाली है। तो यहां से यहां तक जानने में और यहां से यहां तक, और उसके बाद ये पूरी की पूरी प्रोसेस ही किसी सुनामी के आने की सूचना दे देती है। 2007 के अंदर ये जो यंत्र था ये 2000 के अंदर विश्व ने अपने इसको अपना लिया, और भारत ने भी 2007 के अंदर अपना एक इस प्रकार की जो प्रणाली थी वो प्रणाली बनाई और हिंद महासागर के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया, हिंद महासागर के अंदर इसको लगाया, जिसके कारण हम लोगों को बहुत सारे टाइम पर जो सुनामी है उसका पता लग जाता है। 2011 की जो सुनामी थी उसका भी हम लोगों को पता लग गया था, किसके कारण? इस डॉट के कारण। ये बेसिक प्रणाली है जिसके कारण हम लोग किसी भी होने वाली सुनामी या आने वाली सुनामी के कॉन्सिक्वेंस को कम कर सकते हैं। वर्ल्ड में बेसिकली 3 ऐसे, वैसे तो बहुत ज्यादा, बट 3 मेन जो सुनामी भविष्यवाणी यंत्र हैं, या जो सुनामी भविष्यवाणी केंद्र हैं, वो स्टैब्लिश किए गए हैं। और वो कहां पर किए गए हैं? पहला स्टैब्लिश किया गया है पैसिफिक ओशियन के अंदर, सेकंड इंट्रोड्यूस किया गया है अलास्का के अंदर, और थर्ड इंट्रोड्यूस किया गया है इंडियन ओशियन के अंदर। इससे अलग भी, जैसे रसिया ने अलग बना रखा है, यूरोपियन कंट्री ने अलग बना रखा है, वो बहुत लंबा हो जाता है, तो हम लोग बेसिकली 3 को ही देख लेते हैं। और उसमें सबसे मेन है हमारा इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम, ITEWS। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेता है, और वैसे भी हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे वो काम करता है। मैंने आपको बताया कि एक प्रणाली है जिसके अंदर एक बॉटम के अंदर एक मशीन रखी होती है, एक फ्लोटिंग मशीन रखी होती है, यहां से डाटा वहां पर पहुंचता है, उसके बाद सैटेलाइट पे, और उसके बाद यहां पर उसके जो हमारे जो मुख्य केंद्र है वहां तक डाटा पहुंचता है। तो ये जो सबसे पहले बात करते हैं हम इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम की। ये क्या है? ये हैदराबाद के अंदर इसको लगाया गया है। द इंडियन ओशियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2007। मैंने आपको बताया कि 2007 में भारत ने डॉट या जो इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसको लगाया, और इसको हैदराबाद से ऑपरेट किया जाता है। और ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक अर्थ मिनिस्ट्री का ही काम नहीं है, बहुत सारी मिनिस्ट्री इसके अंदर, बहुत सारे डिपार्टमेंट इसके साथ मिलकर सहयोग करते हैं। आप इसके अंदर देख भी सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, CSIR, सर्वे ऑफ इंडिया, उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। इनके इंटीग्रेटेड एफर्ट के कारण, इनके सहयोग के कारण ये जो इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग जो सिस्टम है वो इस्टेब्लिश किया गया, वो चलाया जाता है, रन किया जाता है। और इसकी इंपॉर्टेंस फिलहाल में इतनी है कि यूनेस्को जो हमारा है
उसकी इंटर गवर्नमेंट ओशियनोग्राफी कमीशन है IOC, इसने बोला कि ये इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि आप इसका जो डाटा है वो उसके चारों तरफ के देशों के साथ भी साझा कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। और इन्होंने क्या किया कि जो हम लोग जो IOR जो कंट्रीज हैं, इंडियन ओशियन के जो चारों तरफ के जो देश है, उनके साथ हम वर्तमान में जो हमारा इंडियन अर्ली वार्निंग सिस्टम है, सुनामी वार्निंग सिस्टम है, उसका जो डाटा साझा करते हैं, जिसके कारण हमारी जो सॉफ्ट पावर है, जिसके कारण जो हमारी प्रतिष्ठा है इन देशों के अंदर बढ़ी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे देशों के अंदर डाटा को साझा किया, जिसके कारण उनका अरबों रुपए का जो आर्थिक नुकसान हम लोगों ने बचाया है और साथ ही साथ वहां के लोगों की जान भी बचाई। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं पैसिफिक जो सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम है, ये कहां पर है? पैसिफिक अर्ली वार्निंग सिस्टम। पैसिफिक जैसा कि हम लोगों को पता है कि प्रशांत महासागर के पास हम लोगों ने देखा था कि हवाई द्वीप, और हवाई द्वीप में आप लोगों के लिए मैं आपको एक बता देता हूं कि पर्ल हार्बर, अगर आप लोगों ने सुना होगा सेकेंड वर्ल्ड वार, तो उसके थोड़े से डिफरेंस के अंदर, मतलब 5 से 7 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही हमारा जो पैसिफिक जो सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो लगाया गया है। इसका काम क्या है कि जो पैसिफिक ओशियन है, क्योंकि आप लोग देखोगे कि जो पैसिफिक ओशियन है वहां पर रिंग ऑफ फायर है, वहां पर क्या है कि भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं घटती रहती हैं, जिसके कारण हमारी सुनामी उत्पन्न होती है और जिससे जान माल की हानि हो जाती है। तो ये जो पैसिफिक सुनामी यंत्र है जो US गवर्नमेंट के अंडर है, जिसको वो चलाती है, उसका मॉनिटरिंग करती है, जो डाटा है उसको इन जो पैसिफिक जो रिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन है उन देशों के साथ साझा करती ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जाए। जापान के जो अर्ली वार्निंग सिस्टम था, जब 2011 की सुनामी आई थी तब भी पैसिफिक जो सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसने उनको डाटा प्रोवाइड करवाया था, और उससे अलग एक डाटा और प्रोवाइड करवाया था, किसने? अलास्का नेशनल सुनामी वार्निंग सेंटर। ये काम क्या है कि ये जो अलास्का है, अलास्का कहां पर है? नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर, और जो नॉर्थ पोल है उसके पास। और यह काम क्या करता है कि इसके नजदीक आप देखोगे कि ये रिंग ऑफ फायर है ना, रिंग ऑफ फायर के पास ही ये जो नॉर्थ का एरिया है, नॉर्थ पैसिफिक का जो एरिया है, इसके अंदर जो भी हलचल होती है उस हलचल को ये रिकॉर्ड करता है, और जो बाकी देश हैं, जो पैसिफिक ओशियन के जो कंट्री के जो देश हैं, चारों तरफ के देश हैं, उनके साथ ये डाटा साझा करता है, और उनसे जिसके कारण लोगों को सुनामी के आने से पहले बचाया जा सकता है। 2011 की सुनामी के अंदर भी इसने जापान के साथ डाटा को साझा किया था। उसके बाद कॉन्सिक्वेंस क्या है भाई, नुकसान क्या है? अगर देखा जाए तो सुनामी के बहुत सारे नुकसान है, फायदा तो कोई है नहीं, मुझे तो कोई लगा नहीं कि कोई फायदा भी है, बट कुछ फायदे भी होते हैं, इन्वायरमेंटल फायदे भी होते हैं। अगर हम लोग देखें कि जो लैंडस्केप है उनका निर्माण होता है, तो हम लोगों की जो मोर्फोलॉजी है, मोर्फोलॉजी की स्टडी करते हैं, तो उसके अंदर अगर देखा जाए तो मोर्फोलॉजी के लिए एक नया विषय, एक नए लैंडफॉर्म का निर्माण का एक फायदा देख सकते हैं। बट इसका जो नुकसान देखा जाए मानव के रूप में, मानव के ऊपर या फिर इन्वायरमेंट के रूप में, इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचता है। क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो जाता है, लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, उनकी जो खेती है वो बर्बाद हो जाती है, और उसके साथ ही साथ जो उनका इकोनॉमी एक्टिविटी है वो भी समाप्त हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारी जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो हमारी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो बर्बाद हो जाता है। सेकंड क्या है? इन्वायरमेंटल। आप देखेंगे कि जैसे ही सुनामी आती है तो क्या होता है कि जो एरिया है उस एरिया के अंदर सालिनिटी फैल जाती है, और सालिनिटी फैलने के कारण वहां की जो जैव विविधता थी वो नष्ट हो जाती है। थर्ड क्या देखते हैं? फिजिकल वेदरिंग। आप देखेंगे कि जैसे ही पानी आएगा तो वेदरिंग करेगा, अपर्दन करेगा, अपर्दन करने के कारण क्या है कि लैंडस्केप का निर्माण होगा, और उसके साथ अपर्दन के कारण जो भूमि की ऊपरी परत है, उपजाऊ परत है, वो तबाह हो जाएगी, वो बह जाएगी, और जिसके कारण क्या है हमारा फूड प्रोडक्शन कम होगा। और फूड प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा? हमारे फूड सिक्योरिटी, जो खाद्य सुरक्षा है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा।
उसके साथ क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आप सुनामी आएगी, सुनामी आने के कारण जो जीव जंतु हैं, जो मछलियां हैं, उनके ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद कोरल रीफ की जो घटना है वो ज्यादा घटती है और कोरल रीफ को बनने में फिर 100 साल तक, 200 साल तक का समय लग जाता है। मतलब समुद्री जैव विविधता के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रभाव सुनामी के भिन्न भिन्न तरीके से मानव को प्रभावित करते हैं और जैव विविधता को भी प्रभावित करते हैं। तो इसलिए जो सुनामी की जो घटना है उसको हमारे जो अलग अलग विषय है और अलग अलग जो एग्जाम है उनके अंदर पूछा जाने लगा है। तो अभी तक हम लोगों ने सुनामी के बेसिक से उसके एडवांस तक किया। अगर आपके पास सुनामी से संबंधित और जानकारी है तो प्लीज हमारे साथ साझा कीजिए, ताकि हम और अच्छा लोगों को बता सकें। और आप लोगों के जो कमेंट है उनका वेलकम रहेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए। धन्यवाद।